सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती। सरकार रोजगार के लिए एक वातावरण तैयार कर सकती है। इंडस्ट्री भारत में आएगी तो एक इंडस्ट्री का कल्चर, एक वर्क का कल्चर क्रिएट होगा। मध्यम वर्ग को क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके बारे में कम से कम चिंता तो की, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों। जो भी सरकार ओपीएस देगी वो देश को कहीं ना कहीं गर्त में लेकर जाने वाला होगा। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश का आम बजट आ चुका है। ये बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इसके लिए बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर रामानंद जी, जो कि एक थिंक टैंक चलाते हैं पॉलिसी रिसर्च से जुड़ा हुआ। डॉक्टर रामानंद जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर चुकी है। अंतिम पूर्ण बजट है मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का। सरकार कह रही है अमृत काल का ये ऐसा बजट है जो अगले 25 वर्षों का संकल्प लेकर आया। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? मेरा मानना है नीरज जी की जो भी सरकार है जी, पहले की जो सरकारें मैंने जो बजट देखे हैं वो क्या होता था कि बजट में ही सारी घोषणाएं करते थे। जी, मुझे कम से कम पिछले 3 या 4 बजटों से मैं देख रहा हूँ, और जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है, इनके बजट की एक विशेषता ये है कि ये साल के इस समय का वेट नहीं करते हैं। ये लगातार जो बजट से संबंधित घोषणाएं होती हैं वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी, तो जैसे होता था कि पहले की साल भर सरकारें इंतजार करती थी और 1 फरवरी या 1 मार्च को जब बजट का दिन होता था उस समय घोषणाएं करती थी। तो आप यूं कह सकते हैं कि पहले बजट का दिन घोषणाओं का दिन हुआ करता था। वो कितनी घोषणाएं पूरी होती थी कितनी नहीं होती थी उसका कोई मतलब नहीं होता था, बट घोषणाएं खूब होती थी। जी, इस सरकार ने क्या कि एक नया, मतलब आप कह सकते हैं एक नया कल्चर स्टार्ट किया, नया कल्चर, बजट कल्चर, जिसमें ये क्या करते हैं कि ये एक विजन रखते हैं जी, और जो घोषणाएं हैं या जो कार्य करने वाली जो चीज़ें हैं वो साल भर करते रहते हैं। वो इस दिन का इंतजार नहीं करते हैं। तो जो लोग इस प्रकार के लोग किसी घोषणाओं के इंतजार में आज का दिन का इंतजार कर रहे हैं, वो वास्तव में हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा लगे वैसा लगे, बट जो विजन को लेकर के सरकार का विजन क्या है, सरकार किसके लिए काम करना चाहती है, अगर वो जो उस दृष्टिकोण से देख रहे होंगे उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं ये सरकार ने एक दृष्टि देखी है कि हम अगले 25 सालों में, जैसे ये अमृतकाल की बात लगातार हो रही कि 2047 तक भारत कैसा होगा, उस दृष्टिकोण से इन्होंने एक अपना एक विजन रखा है कि भारत में शासन किसी का भी हो, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो सम्मिलित रूप से किस प्रकार का भारत अगले 25 सालों में वो देखना चाहते हैं। जी। और इस बार के बजट में हम देखें तो चाहे युवाओं की स्किल बढ़ाने के लिए सेंटर से स्थापित करने की बात हो, उनको प्रोत्साहन देने की बात हो, बुजुर्गों के लिए बचत में उन्होंने ब्याज बढ़ाने की बात हो, महिलाओं के लिए भी एक अलग से निधि और उसमें ब्याज बढ़ाने की बात हो, आपको लगता है कि खासतौर पे पिछले कुछ चुनाव में जिस तरह से महिलाओं ने और बुजुर्गों ने विशेष तौर पर बीजेपी का साथ दिया है, उनको फोकस करके क्या ये चुनावी बजट के रूप में भी देख रहे हैं आप इसको? मैं इसको चुनावी बजट के रूप में नहीं कहूँगा, बट आपने खुद भी सुना कि अगर आप देखेंगे तो बजट डॉक्यूमेंट में उन्होंने 2 चीज़ों की बात की है। जी, एक तो उन्होंने बात की है कि विजन जो होगा, विजन अमृतकाल का क्या होगा, उस विजन में उन्होंने 3 चीज़ें रखी हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब ये जो तीनों चीज़ें आप देखेंगे और जो पहली जो चीज़ें हैं उसमें ये दिखाते हैं कि हम कितने सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव हैं हम, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए, जो एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, यूथ है, उनके लिए भी हम सेंसिटिव हैं। इसके बाद जब ये अपने 7 जो सब ट्रिसी जिसकी बात इन्होंने की है, वो बोला है कि जो पूरा का पूरा बजट है ये 7 जो स्टेप हैं या 7 डायरेक्शन है, 7 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उनमें से जो उनका सबसे पहला जो है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो आप कह रहे हैं, इन्होंने महिलाओं से लेकर सबकी बहुत बातें की हैं, सारी स्कीम्स की बात की हैं। तो एक सरकार ने अपना विजन रखा है कि कोई भी सोसाइटी जो है बिना सीनियर सिटीजन्स के, बिना महिलाओं को साथ में लिए हुए आगे नहीं बढ़ पाती है। आपको याद होगा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो भी सरकार ने कहा था कि अगर हमें भारत का जो ये क्या कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीआर अगर बढ़ाना है तो हम बिना महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, अगर वास्तव में
देश में खुशहाली लाना चाहते हैं तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। महिलाओं की चाहे वो रोजगार में भागीदारी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी हो, और चाहे आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी हो। बिना उनकी भागीदारी बढ़ाए भारत कैसे आगे बढ़ेगा? जी। और बजट में सबको, जो आम आदमी है उसको ये लगता है कि मेरे को इसमें क्या महंगाई कम हुई, क्या रोजगार के अवसर पैदा हुए। ये जो दो विषय होते हैं आम आदमी से सीधे जुड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या ये महंगाई कम करने वाला, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला बजट है? एक बात तो मैं मतलब इसमें कहूँगा कि सरकार लगातार ये बात बोलती आ रही है, और इस बात को हमें भी करना होगा कि रोजगार से हम समझते क्या हैं। अगर रोजगार सिर्फ सरकार के द्वारा दिया गया रोजगार है तो वो हम कब तक खोजेंगे? अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसी भी घोषणाएं कई सारी हुई हैं, जैसे एकलव्य स्कूल के माध्यम से उन्होंने बोला कि हम अध्यापकों की भर्ती करेंगे। इसके अलावा कुछ और घोषणाएं हुई हैं। तो ये सारी घोषणाएं तो देखने के लिए अच्छी हैं, लेकिन लगातार ये जो सरकार प्रयास कर रही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट है या एनवायरनमेंट है डेवलप करेंगे, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट लगातार 8 सालों से तो प्रयास कर रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि क्या होता है, जो एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है। उसका रिजल्ट कम से कम एक जनरेशन के बाद, 12-14 साल बाद दिखाई पड़ता है। तो ये जो सरकार एजुकेशन या एंटरप्रेन्योरशिप में जो कर रही है इन्वेस्टमेंट, उसको देखने के लिए कम से कम 10 साल 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा। बस सरकार की एक अच्छी बात है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्किल जो इनका मिशन चल रहा है उसके एक नेक्स्ट जो चरण है उसकी घोषणा किया है। उसको कैसे इंडस्ट्री 4.0 के साथ अलाइन करना है उस पर भी बात की है। कैसे लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम को, युवाओं की स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे और उसको मॉडर्नाइज करना है, कैसे उसको अपग्रेड करना है, इस पर बात की है। ये सारे अच्छे कदम हैं, क्योंकि किसी भी समाज में, चाहे ये हमारा भारतीय समाज है या कोई भी समाज है, सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती। सरकार रोजगार के लिए एक वातावरण तैयार कर सकती है, और उसमें इंडस्ट्री की, उसमें हमारे समाज की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। तो उस दृष्टिकोण से मैं देखूं तो सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है। और अगर हम देखें तो इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी जोर दिखता है। बहुत सारे जो बजटीय आवंटन किए गए हैं, और ख़ासतौर पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि देसी कंपनियों को काफ़ी प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। विदेश से हम जो सामान मंगाते हैं वो महंगा हो गया है। इसको कैसे देखते हैं आप देखेंगे तो ये आपको याद होगा कि कोरोना जब आया था, कि जो पहली वेव आई थी और जो पहला प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण था, उसके पहले भी आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया की बात हो रही थी। बट आत्मनिर्भर भारत की जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा सेंटर में आया, उस समय आया, उसके पीछे कई सारे रीजन है, आप जानते ही हैं कि एक सप्लाई चेन वाला भी रीजन था, और उससे जुड़े हुए कई सारे कारण थे। बट उसके बाद लगातार आपने सरकार की ये प्रयास रहा है, और ये दिखता भी है कि लोकल इंडस्ट्री को लगातार इन लोग प्रमोट कर रहे हैं। लगातार कंपनियों को बोल रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्शन जो हैं या अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया में लगाइए। उसको इंसेंटिव भी दे रहे हैं, प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो अब लोग, मतलब एक प्रश्न हो सकता है कि इससे क्या होगा। तो देखिए कि अगर इंडस्ट्री भारत में आएगी तो एक इंडस्ट्री का कल्चर, एक वर्क का कल्चर क्रिएट होगा। अगर एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगा रही है तो ना केवल कामगारों को यहाँ पे जॉब मिलेगा, बट उससे जो संबंधित हैं, अगर एक यूनिट लगती है तो उस यूनिट से संबंधित कई सारी यूनिट और लगती हैं। जैसे आप चाइना में देखेंगे कि लगातार जब एप्पल ने वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी तो उससे संबंधित उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनने की कई सारी फैक्ट्री लगी थी। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपनी एक मेजर प्रोडक्शन लगा रही है, मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, तो उससे जो डिपेंडेबल जो मैन्युफैक्चरिंग होंगी वो भी वहाँ पर खड़ी होंगी। तो अगर सरकार इस प्रकार का प्रयास कर रही है तो मुझे लगता है कि 8-10 सालों में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग मुझे कई बार मैं ये बात बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था के प्रभाव का, या किसी बजट का प्रभाव, या किसी आर्थिक नीति के प्रभाव को आप एक दिन में, एक साल में नहीं देख सकते हैं। उसका प्रभाव मतलब आप बहुत ग्रेजुअल होता है। अगर गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भरता पर बात की और उसको लेकर के
कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, कई सारी कंपनीज को प्रोत्साहन दिया, तो ये सब देखने में भी, इसका मतलब स्थापित होने में भी अब स्थापित होना सब शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात हो, इवन आप ईवी जो व्हीकल हैं उनकी बात हो, उनके प्रोडक्शन की बात हो, जैसे टेस्ला को लेकर के काफ़ी सारे डिस्कशन हमारे यहाँ हो रहा था। इन सब का जो समग्र प्रभाव है समाज पर, कि समाज में इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चाहे समाज का आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे आप कह सकते हैं जो समाज के एम्प्लॉयमेंट की बात हो, ये देखने में मुझे लगता है 3-4 साल लगेंगे। बट ये जो सारे स्टेप हैं वो भारत को कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिलायंस की ओर लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ये स्टेप अभी नहीं लिए जाएंगे तो 5 साल बाद आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने 2020 में देखा कि सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आने की वजह से हम मास्क नहीं बना पा रहे थे, बट यही सरकार है, इन्होंने अपने लोकल वेंडर को तैयार किया, लोगों ने मास्क बनाया, ना केवल अपने लिए यूज किया बल्कि दूसरों को भी एक्सपोर्ट किया। तो इस जो एक मेजर पॉलिसी डिसीजन है उसका मतलब मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ना केवल इंडस्ट्री में बल्कि यूथ में भी ये आ रहा है कि वो खुद कुछ कर सकते हैं, छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और इसके लिए अगर आपने बहुत ध्यान दिया होगा तो एमएसएमई को इन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि किसी भी देश में अगर जो मूवमेंट आता है मैन्युफैक्चरिंग का, जो मूवमेंट आता है जो विजिबल होता है और जो नीचे तक जाता है, लोगों को कनेक्ट करता है, वो एमएसएमईज होती हैं। उस पर इन्होंने काफ़ी फोकस किया है इस बजट। एमएसएमई और कृषि क्षेत्र ही है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, और इसका दिखता है कि जैसा आप बता भी रहे कि काफ़ी जोर दिया गया है इस बात के। हाँ, दोनों सेक्टर में काफ़ी जोर दिया गया है जी। और मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, आयकर जो स्लैब हैं उनमें परिवर्तित करके, कैसे देखते हैं आप इसको? मध्यम वर्ग जो है के बारे में, मध्यम वर्ग सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा नहीं है जी, उसमें किसान भी हैं, और आप देखेंगे किसानों को भी आय के लिए दिया है, कंसेशन दिया है जी। मध्यम वर्ग में जो एमएसएमई से जुड़े मजदूर हैं, एमएसएमई से जुड़े जो छोटे बहुत व्यवसायी हैं वो भी आते हैं जी। उनके बारे में भी जो 7 लाख तक का स्लैब लेकर के आए हैं उसमें भी काफ़ी छूट दी गई है जी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप टैक्स में छूट देते हैं तो वो जो पैसा है वो वापस आकर के मार्केट में ही आता है और लोगों के खर्च में आता है जी। और ओवरऑल उसी से जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि जो कंज्यूमेबल गुड हैं अगर वो ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो ओवरऑल जो जीडीपी में आपको जो मूवमेंट दिखाई पड़ता है उसकी वजह से दिखाई पड़ता है, अर्थव्यवस्था में गति आती है जी। तो ये सारे स्टेप तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे हैं जी। और मतलब मैं तो इसको ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मध्यम वर्ग को क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके बारे में कम से कम चिंता तो की गई है, क्योंकि मध्यम वर्ग का हमेशा ये कहना रहता था कि हम टैक्स में अपनी भागीदारी देते हैं लेकिन हमारे बारे में चिंता नहीं की जाती है। तो कम से कम इस बजट के में वो लोग नहीं कह सकते कि उनके बारे में चिंता नहीं की गई है। चिंता की गई है यानी कि। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और देख रहा था, सोशल मीडिया का युग है, लोग तमाम तरह के कमेंट करते हैं। मैं अभी देख रहा था कि आईएमएफ ने जब कहा है कि भाई दुनिया में जो भारत की वृद्धि दर है वो सबसे तीव्र गति वाली रहेगी, और आज वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि 7% की हमारी ग्रोथ रेट रह सकती है। सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे थे कि मोदी जी ने लगता है आईएमएफ को भी मैनेज कर लिया, जब पूरी दुनिया में मंदी है तो हम कहाँ से तरक्की कर रहे हैं। तो अब पहले लोग हमारी जो स्वायत्त संस्थाएं, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके जो भी अनुमान थे उन पर सवाल उठाते। आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते जी हमें सरकार पर तो भरोसा करना चाहिए जी, पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी से प्रश्न पूछने चाहिए, सरकार से भी प्रश्न पूछने चाहिए, बट सरकार की संस्था और उस संस्था को या संवैधानिक पद को लेने वाले लोग अगर कुछ कह रहे हैं, कोई रिपोर्ट रख रहे हैं जी, तो वो जो रिपोर्ट रख रहे हैं वो रिपोर्ट कोई व्यक्ति नहीं रख रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रख रहा है, वो आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव रख रहा है जी। तो चाहे वो प्रेसिडेंट का एड्रेस हो जी या वो एफएम का एड्रेस हो। जी। दोनों महिलाएं सिर्फ महिलाएं नहीं हैं और हैं, दोनों महिलाएं हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमारे भारत की सामाजिक छवि को का जो बदलता स्वरूप है वो दिखाई पड़ रहा है जी। तो मुझे लगता है कि प्रश्न तो पूछने चाहिए जी। प्रश्न पॉलिटिकल राजनीतिक प्रश्न पूछने चाहिए, बट जहाँ देश के बारे में हो और
क्योंकि अगर देश की इकोनॉमी को कोई अगर अच्छी होती है तो पूरे देश को फ़ायदा होगा, ख़राब होती है तो पूरे देश को मतलब घाटा होगा जी। तो ऐसे प्रश्न जो आपकी खुद की संवैधानिक संस्थाओं को संदेह पैदा करते हैं या उनको कमतर आंकते हैं, उन प्रश्नों से परहेज करना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी के प्रमुख से प्रश्न हमेशा पूछ सकते हैं, वो हमारा एक संविधान है, वो हमें अधिकार दिया हुआ है, वो प्रश्न पूछे जाने चाहिए। बट प्रश्न वो नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे हमारी संवैधानिक संस्थाओं की अवमूल्यन होता हो। जी बिल्कुल। और अगर हम कुल मिलाकर देखें, बजट आ चुका है, आपने बताया कि किस तरीके से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। एक आप विशेषज्ञ के तौर पर इस बजट को अगर हम कहना चाहें कि आप इसको 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हालांकि बहुत मुश्किल। हाँ, मैं ये इसको अंक तो वाली बात पर तो नहीं जाऊंगा, बट जैसा आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी इंटेंशन दिखाई है। मतलब सरकार ने बहुत साहस का परिचय किया है कि सरकार सब कुछ करने के बावजूद पिछले 3-4 सालों से मैं सरकार की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि वो लोक लुभावन योजनाओं मतलब वादों में नहीं जाते हैं जी। आप देखेंगे रेवड़ी कल्चर पे नहीं जा रहे हैं जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मेरे साथ के भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव बात कर रहे होंगे और उसके पक्षधर होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, जो भी सरकार ओपीएस देगी वो देश को कहीं ना कहीं गर्त में लेकर जाने वाला होगा। अगर आप ओपीएस की बात करेंगे या इस तरह की रेवड़ी की बात करेंगे तो हो सकता है कि आप अगला चुनाव जीत जाएं, बट 5 से 10 साल में सरकार ये भारत हार जाएगा। हमारे सामने एग्जाम्पल ब्राज़ील का है, हमारे सामने एग्जाम्पल श्रीलंका का है, या विश्व का कोई भी देश लीजिए, क्या वो सबको ओपीएस जैसा कोई स्कीम दे पा रहे हैं? ये हमें इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, एनपीएस में सुधार कैसे हो सकता है, इस पर भी एक विषय है कि एनपीएस का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़्यादा रेशनल नहीं है, उसको लेकर के आलोचना हो रही है। सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि उसको लेकर कैसे अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए, जैसे लोगों को मालूम रहे कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है और उसमें क्या ग्रोथ हो रही है। बट ओपीएस की बात करने वाले और हर चीज़ में सरकार से ये अपेक्षा रखने वाले, सरकार कुछ उनको जो अच्छा लगे वो करे, मुझे लगता है कि उनको भी संयम बरतना चाहिए। और मैं सरकार की सराहना करता हूं कि इतना राजनीतिक दबाव होने के बाद भी जैसा कहा जाता कि ओपीएस के बाद के कारण 1-2 जगह पर उनको राजनीतिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने संयम और साहस का परिचय दिया है। वो बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है, क्योंकि अक्सर जो पार्टियां हैं या सरकारें हैं राजनीतिक दबाव में आकर के इस प्रकार के निर्णय लेती हैं जो भविष्य में या आने वाले समय में पार्टी के लिए नहीं सरकार के लिए खराब होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि मान लिया अगर कोई पार्टी है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में, अगर अभी ओपीएस की घोषणा करती है तो उसको मालूम है कि उसको आर्थिक मतलब जो बजटीय घाटे में वो जो उसकी घोषणा है बहुत समय बाद बहुत उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी तो 2-3 साल नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि लगातार जो पार्टियां इस बात को कर रही हैं उनको मालूम है कि उनको इसको नहीं झेलना पड़ेगा। जबकि आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछेंगे, चाहे वो लेफ्ट का हो, राइट का हो, सेंटर का हो, सब इस पर एक मत है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है भविष्य के लिए, भारत के आर्थिक भविष्य के लिए नुकसानदेह है। धन्यवाद डॉक्टर रामानंद जी। और आपने बड़े कुशलता के साथ बताया कि किस तरीके से ये जो बजट है ये जन अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोक लुभावन घोषणाएं करके रेवड़ी बांटकर चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उससे देश हार सकता है। और कई हमारे पड़ोसी हार रहे हैं, ब्राज़ील का उदाहरण दिया, विश्व में कई और भी ऐसे देश हैं जो इस समय आर्थिक चुनौतियों को झेल रहे हैं, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो वो स्थिति भारत में नहीं आए, इसलिए कुशल एक जो वित्तीय अनुशासन है उसको बनाए रखना होगा। और ये जो बजट है उसी को परिलक्षित करता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।